तो साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। ये जोहार आपके नाम, देश के नाम। इस शाम एक नई स्टोरी, एक नई कहानी जो आपको, सिर्फ आपको नहीं, समाज को ही नहीं, सियासी दलों को हिलाकर रख देती है। ये स्टोरी, ये कहानी, ये परिघटना। आएगा तो मोदी ही या आएगी तो भाजपा ही, क्यों कहते हैं लोग, क्या है इसका राज, क्या है मोदी सरकार का तुरुप का पत्ता, कैसे हिल गया समूचा इंडिया गठबंधन, विपक्ष के दल भी आ गए जब मोदी के साथ। तो साथियों, हुआ यह है कि आज कैबिनेट ने बरसों से, लगभग 26 सालों से रुका हुआ एक मामला सामने लाया। अब ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी का तड़का है। जैसे चंद्रयान का मामला चांदनी का काम करेगी 2024 के चुनाव में, और उसके बाद हिंदू राष्ट्र का मुद्दा है ही, ढकी छुपी बात नहीं है। 370 है, राम मंदिर है, उसका आगाज़ होने जा रहा है जल्द ही। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए कि जनता के मन में आज भी वो कमल है। पता नहीं क्यों इंडिया गठबंधन, कई विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई थी, लेकिन एक ऐसा तुरुप का पत्ता मोदी सरकार लेकर आ गई कि चारों खाने चित हो गया विपक्ष। और विपक्ष जो है वो भी उसके क्रेडिट लेने के लिए तैयार है। कांग्रेस भी कहती है ये हमारे ही। कल तक जो समाजवादी पार्टी इसके विरोध में थी, वो भी आज समर्थन के लिए तैयार है। जदयू की बातें खिल उठी हैं कि हमने भी तो कहा था। ये मामला है दोस्तों, मोदी सरकार की कैबिनेट ने दरअसल महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी। और सिर्फ मंजूरी नहीं दी थी, इस विशेष सत्र में उसे लेकर भी आ गए। ऐसे पटल पर रखा विधि न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने रखा। विधेयक का नाम है नारी शक्ति वंदन विधेयक। सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भवन बदला है, यानी कि वो पार्लियामेंट की बात कर रहे थे। अब सेशन जो है सेंट्रल विस्टा जो बना, नई पार्लियामेंट वहाँ होगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सिर्फ भवन ही बदलने से बात नहीं चलेगा, भाव भी बदलना है। अब क्या क्या भाव बदलेंगे आने वाले वर्षों में देश के, अब सभी उसके आसार देख रहे हैं। उसकी छवियां रह रह कर दिखाई देने लगी कि देश किस ओर जा रहा है। इसे नया इंडिया मत कहिए, नया भारत। नए भारत में क्या क्या होगा, किस देश का असर होगा, किस नेता के प्रभाव में हमारी सरकारें चलेंगी और क्या होगा। वही होगा जिसका सपना एक बड़े संगठन ने लिया है, और उस संगठन के जल्द ही 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो साथियों, प्रधानमंत्री ने यह कहा कि सिर्फ नया भवन नहीं, भाव भी बदलेंगे। अब ये पहला विधेयक आया है। अब इसका असर क्या होगा, किसको पड़ेगा, मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका लाभ फायदा किसे मिलेगा, भाजपा क्यों आएगी, मोदी फिर क्यों वापसी करेंगे। कि 33% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को लोकसभा में, राज्यसभा में, और देश की जो अन्य राज्यों में विधानसभाएं हैं वहाँ। लोकसभा में फिर 181 महिला संसद सदस्य जीतकर आ जाएंगी। भाजपा तो प्रोपेगेंडा करने में माहिर है, प्रचार तंत्र उसका बहुत एक्टिव रहता है, उसका आईटी सेल दिन रात काम करता है। यहाँ तक कहा जाता है, लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि पेड लोग होते हैं ट्विटर पर या फेसबुक पर। ट्विटर का नाम मैक्स हो गया, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, तो चीज़ें फॉरवर्ड होनी शुरू हो गई। लेकिन ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि नया सवेरा, जिसे आधी आबादी कहा जाता था, मैं नहीं मानता आधी आबादी, बराबर की आबादी, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। बरसों का उनका सपना था, वो पूरा होने जा रहा है। तो अगर 181 महिलाएं जीत कर आएंगी तो किसका समर्थन करेंगी? और क्या महिलाएं खुश होकर वोट नहीं देंगी? पिछले बार लोग कहते हैं कि मुस्लिम वोट नहीं मिले थे, ऐसा नहीं है। चूल्हे का फ़ायदा जो है, गैस चूल्हे का फ़ायदा
मुस्लिम महिलाओं को भी मिला और कई मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया था भाजपा को। ये बात दिगर है कि बाद में आपने गैस सिलेंडर की कीमत दुगनी तिगनी कर दी, बाद में उन्हें दिक्कतें होने लगी। आपको याद होगा जब बिहार में नीतीश कुमार ने साइकिल देना शुरू किया हर बच्चियों के, स्कूली बच्चियों को, उसका शराब पर पाबंदी लगाई, तो सीधा सीधा इसके कोर वेटर हो गई महिलाएं जदयू की, यानी नीतीश कुमार की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पत्ता सामने लाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं के पक्ष में अपना प्रचार, अपना समर्थन लेने की कोशिश की है और ये कामयाब रहेगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं कामयाब रहेगी। अब ये बात दिगर है कि क्या इस लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। क्या इस लोकसभा चुनाव के दौरान क्या महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा? इसे मैं साफ कर दूं कि ये अभी नहीं मिलेगा। अभी 2024 में जो चुनाव होंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा, यानी कि तो इसमें 181 महिलाएं जीत कर नहीं आएंगी। इसका कारण ये है कि अभी परिसीमन होना बाकी। अब परिसीमन जब होता है, जब जनगणना हो जाए, तो वर्षों से जनगणना 2021 में जनगणना होनी थी, नहीं हुई। 2023 चल रहा है, अब इतनी जल्दी तो जनगणना हो नहीं सकती। अगर समय पर चुनाव होते हैं तो, ये मैं नहीं कह सकता, अगर समय पर चुनाव होते हैं तो जनगणना मुश्किल है। जब जनगणना मुश्किल है तो लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन भी मुश्किल होगा, लेकिन इसका फ़ायदा तो मिलेगा। आपको बता दूं, जब लोकसभा में बहस चल रही थी इसको लेकर, तो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, वो खड़े हुए थे बोलने के लिए, तो सोनिया गांधी इशारा कर रही थी कि महिला विधेयक पर भी उन्होंने अपनी बात रखी कि हम भी लेकर आए थे। तो तुरंत गृह मंत्री अमित शाह ने टोका कि ये वो बिल नहीं है, ये नया बिल है, नारी शक्ति वंदन विधेयक, ये बिल है। अब पता नहीं दोनों में क्या अंतर है कि सिर्फ नाम बदल दिया गया है, क्योंकि आरोप भाजपा पर रहता है कि ये बहुत से चीज़ों का नाम बदल देती हैं। मनरेगा के भी कुछ नाम बदला और स्वच्छता अभियान का भी कुछ और नाम था, पहले कुछ और नाम हो गया। ऐसे कई नाम बदले जाते हैं। नाम तो देश का भी बदलने की बात चली, कई शहरों के नाम बदले जा चुके हैं, तो नाम बदलने में माहिर है। और नेहरू म्यूजियम, उसका भी नाम बदला जा चुका है। खैर, बात ये रही। वो ठीक है कि कांग्रेस गवर्नमेंट के समय या इससे पहले, सबसे पहले एच डी देवगौड़ा गठबंधन सरकार थी, तब यह विधेयक आया था, लेकिन विरोध हुआ था। यह भी सच है कि जब भाजपा, लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस ने समर्थन किया था, बाद में कांग्रेस के दौर में यह राज्यसभा से पारित भी हो गया। और मैं एक जानकारी दे दूं, अगर ये पुराना ही विधेयक होता तो ये एक टेक्निकल पेच है, फंस सकता है। वो ये कि यदि हालांकि इसे कहा जा रहा है कि 128वां संशोधन विधेयक है, अगर वो रहता, अगर वो नहीं है तो, अगर वो होता तो क्या होता? अगर वो होता तो वो 2010 में ही यूपीए सरकार, मनमोहन सरकार की दौर में राज्यसभा से पूरी तरह पारित हो गया था, समर्थन से, सभी का समर्थन मिला था उस समय। तब जो समाजवादी पार्टियां कही जाती हैं, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल बिहार का, दोनों ने इसका विरोध किया था, इसलिए लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। तो अगर राज्यसभा से ये पारित हो चुका है तो राज्यसभा जो है अस्थायी सदन मानी जाती है। और अगर वही विधेयक है, और वही विधेयक अगर अब लोकसभा में पारित होता है तो राष्ट्रपति का अनुमोदन बहुत आसानी से मिल जाएगा, उसका दिए कानून बन सकता है। लेकिन अगर ये नया विधेयक है, जैसे कि गृह मंत्री, होम मिनिस्टर हमारे कह रहे हैं नया विधेयक है, तो नया विधेयक है तो फिर ये होगा कि इसे राज्यसभा में भी पास करवाना पड़ेगा। और राज्यसभा में संख्या बल के मामले में सरकार थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन कमज़ोर इसलिए नहीं है कि इसको वही कांग्रेस भी समर्थन करेगी, फंस चुकी, क्या करेंगे अब, और उसका जदयू भी समर्थन करेंगे। और अब तो ये है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने भी कह दिया अभी हम साथ हैं। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है कि इसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी कोटा मिलना चाहिए। अब देखिए बहस होगी, उसके बाद क्या क्या संशोधन, इसमें कुछ और होंगे, क्या होगा। लेकिन इसके इतिहास क्या था, इसको भी व्यूअर्स जानना चाहिए, तो हम आपको इतिहास भी
बताएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों एक वही आग्रह है, रिक्वेस्ट है और गुजारिश ये है दोस्तों कि मैं अकेला हूँ, जीटी रोड लाइव अकेला चलाता हूँ, वन मैन आर्मी, सारा काम खुद करता हूँ और इन दिनों आपकी जीटी रोड की स्टोरी कहानियाँ नहीं बता पा रहा हूँ कि हेल्थ फैक्टर है, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, सर्जरी कराई है, लेकिन आपको मैं जीटी रोड की यात्रा सफ़र ज़रूर कराऊंगा। तो आपसे सहयोग चाहिए, आपका साथी हमें ताकत देगा, हमें बल देगा। हमारा UPI नंबर है 8083557257। एक और आप मदद कर सकते हैं अगर ये ना कर सके तो, वो ये है कि हमारा YouTube चैनल है जीटी रोड लाइव के नाम से ही, उसे आप सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो जो है उसे शेयर ज़रूर करें। व्यू तो करते ही हैं, शेयर करें, लाइक करें, लोगों को भेजें। हमारे वीडियो पसंद आएंगे आपको, मुझे लगता है पसंद आते हैं आपको, तो अपने लोगों को भेजें। और इसी नाम से हमारा फेसबुक पर भी पेज है जीटी रोड लाइव, तो उसे भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें आप। आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो साथियों, अब आपको हम इतिहास बताते हैं कि 26 साल पहले जब ये बात शुरू हुई, वो सुबह कभी तो आएगी। मैं सारी महिलाओं को सलाम करता हूँ कि वो सुबह आपकी आने वाली है, जब आपकी आवाज़ भी सदन में गूंजा करेगी। आज भी गूंजती, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी संख्या कम है। तब आप अच्छे तादाद में रहेंगी और अपनी समस्याओं को, देश की, समाज की समस्याओं को मुखरता से उठाएंगी। तो चलिए अब बताते हैं कि महिला आरक्षण बिल दरअसल है क्या, और इन 26 सालों में क्या क्या हुआ, कौन साथ आया, कौन विरोध में था, जो आज समर्थन में है कल कहाँ थे, या जो आज विरोध में है वो कल कहाँ थे। तो चलिए, बात 1996 की है। तब देवगौड़ा की मिलीजुली सरकार थी। सरकार ने 12 सितंबर को पहली बार महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में जब सरकार बनी तो उसने 1998 में लोकसभा में फिर महिला आरक्षण बिल लाया, लेकिन काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा और पारित नहीं हो सका। वाजपेयी सरकार ने इसे 1999, 2002 और 2003, 2004 में भी पारित कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं नसीब हुई। इसके बाद मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली UPA सरकार ने 2008 में इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया और बिल 9 मार्च 2010 को भारी बहुमत से पारित भी हो गया। तब भाजपा, लेफ्टिस्ट पार्टियां और जदयू ने बिल का समर्थन किया था, लेकिन सरकार में शामिल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के विरोध के कारण बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका। इन दलों की मांग थी कि आरक्षण के अंदर आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए भी हो। 2014 में सत्ता में जब भाजपा आई और 2019 में फिर दोबारा भारी बहुमत से आई, लेकिन अब तक इस ओर उसका ध्यान नहीं गया। हालांकि 2014 और 2019 के इसके चुनावी घोषणा पत्र में 33% महिला आरक्षण का वादा ज़रूर किया गया है, लेकिन इधर कांग्रेस लगातार महिला आरक्षण की मांग उठाती रही। कांग्रेस संसदीय दल की तब नेता सोनिया गांधी ने 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर यह आश्वासन भी दिया था कि सरकार बिल लाए उनकी पार्टी समर्थन करेगी। अब जब मोदी सरकार ने बिल लाया तो सोनिया ने क्या कहा, सुनिए। और बता दूं, जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने भी 16 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महिला आरक्षण बिल पर सरकार को अपनी पार्टी के समर्थन की बात दोहराई थी। पिछले दिनों भी एक सवाल पर उन्होंने कहा था, वुमेन्स रिजर्वेशन राइट्स,
So that bill has been there for more than a quarter century. So as a Congress leader, what is your thoughts on it and how are you going to deal with it? That's my first question. The second question is, in India, it's very hard for a woman for the safety issue. So what are we going to, offer our next generation of the girls in India? Thank you. So on the women's reservation bill, we are committed to that. We wanted to pass it in the last government, but some of our allies were not too happy with it, and they didn't give us the support for that bill. But I'm confident when we come to power, we'll pass that bill. आज लोकसभा में या राज्यसभा में स्थिति क्या है महिलाओं की, सदस्यों की, यह बताते हैं। लोकसभा में 545 सीटें हैं। इनमें से महज 78 सीटों पर महिला सांसद चुनी गई हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो यह आंकड़ा 15% से भी कम है। इधर राज्यसभा में भी यही स्थिति है। वहां लगभग 14% ही महिला सांसद हैं। राज्यों की विधानसभाओं में भी इनका औसत प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। किस किसने किया है अब तक विरोध? पहली बार जब महिला आरक्षण बिल देवगौड़ा के दौर में 1998 में आया था तो राजद के एक सांसद ने उसकी कॉपी छीनकर सदन में फाड़ दी थी। वे तब पहली बार बिहार के जहानाबाद सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। उनका नाम है सुरेंद्र यादव। आज वह नीतीश सरकार में मंत्री हैं और कहा जाता है कि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी से बिल की प्रति छीनकर फाड़ दी थी। इधर 2010 में यूपीए टाइम मुलायम सिंह यादव और शरद यादव ने बिल की मुखालफत की थी। वजह बताई है, वे मुस्लिम और पिछड़े वर्ग की औरतों के लिए अलग से कोटा चाहते थे। तब शरद यादव का परकटी महिला वाला बयान विवाद का सबब बना था। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी? ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।